फ्रेंड्स, आज डी एंड एफ ब्लॉक की पार्ट 2 की वीडियो में आज हम आपको कुछ अदर कंसेप्ट्स डी एंड एफ ब्लॉक के बताएंगे, जिसमें हमारा पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम इसकी बात करें, सो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं, ये डी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक से अधिक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। एक से अधिक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं कौन? हमारे संक्रमण तत्व। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? वाई डू दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं? तो इसका आपका सीधा आंसर होता है, आपका आंसर होता है ये। आंसर क्या होता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NS एंड N-1 D सबसेट, मतलब NS इलेक्ट्रॉन और N-1 D इलेक्ट्रॉनों के लॉस के कारण, यानी इनमें जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, जैसे मैं आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊं। स्कैंडियम का क्या होता है? 21, यानी होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। फिर उसके बाद 4s भरा जाता है, 4s2 और 3d, कितना 1 बच गया, 1 हो जाता है। तो क्या होता है देखो, अब आपका जो स्कैंडियम है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा, s वाले 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा, है ना। तो +2 की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। फिर ये d इलेक्ट्रॉनों का भी लॉस कर लेता है। देखो मैंने कहा ना, ड्यू टू द लॉस ऑफ NS एंड N-1 D सबसेल, मतलब NS और N-1 D दोनों सबसेल के इलेक्ट्रॉनों की लॉस होने के कारण ये क्या करता है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पर NS यानी 4s इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया 2 इलेक्ट्रॉनों का, और D से भी एक का लॉस हो जा रहा है 1 का लॉस, तो यानी +3 होगी टोटल। अब 2 1 3, यानी +3 की, यानी 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ये करता है। कौन करता है? स्कैंडियम। क्लियर है? एक से अधिक की प्रदर्शित कर ली, नहीं कर ली? ये क्यों हुआ? केवल एस का क्यों किया है? क्यों किया इसने? डी का क्यों कर दिया इसने? एस का करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, डी का भी कर लिया इसने। ये इसलिए क्योंकि जो एस और डी ऑर्बिटल यहाँ पर जो इसके हैं N-1 D और NS जो ऑर्बिटल हैं, ये वाले दोनों, इन दोनों में जो ऊर्जा का डिफरेंस रहता है, यानी ऊर्जा को अंतर रहता है, जो बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सबसेल्स इज़ वेरी लो। तो इन दोनों सबसेल के बीच का जो ऊर्जा का अंतर रहता है बहुत कम रहता है, उसके कारण ये एस का इलेक्ट्रॉन का भी त्याग कर लेगा और डी इलेक्ट्रॉन का भी त्याग कर लेता है। तो जिस कारण से क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर। इसमें जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बता सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर में जैसे हम लेते हैं स्कैंडियम का, जैसे मैंने आपको बताया +2 और +3 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर ला, लेकिन +2 वाली इसकी स्थायी नहीं होती है, लेकिन स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +3 की मानी जाती है। क्लियर है? जैसे हम सपोज मैग्नीज का करें, मैग्नीज का 25 होता है, तो 25 का जरा निकालना इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2 क्या होगा, 2s2 2p6, फिर क्या होता है 3s2 यस 3p6, देन फिर क्या होता है बताओ, यस 4s2 एंड 3d5। ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाए। अब मैग्नीज क्या करेगा? एस वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। फिर एक डी से निकालेगा तो +3 की होगी। फिर डी से एक और निकालेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, है ना, तो 5 के 5 निकाल सकता है ना, तो +3 की हो जाएगी। एक और निकालेगा +4 की हो जाएगी। एक और निकालेगा +5 की हो जाएगी। एक डी से और निकल जाएगा +6 की हो जाएगी। एक डी से और निकल जाएगा +7 की हो जाएगी। तो इतने प्रकार की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है मैग्नीज, यानी हाईएस्ट +7 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित मैग्नीज करता है। ये इसी कारण से एस का इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हुआ, डी इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो रहा है ना। तो ये कारण है इसमें। ठीक है ना। अब इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी पहली संक्रमण श्रेणी में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो अभी हमने किया, कौन सा था हमारा? मैग्नीज। तो 3D यानी पहली संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज प्रदर्शित करता है। संक्रमण श्रेणियाँ अलग अलग है ना, 3D 4D 5D और 6D, 4 प्रकार की संक्रमण श्रेणी आपको बताई गई है ना। तो उसमें 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज प्रदर्शित करता है, जो कि कितने की करता है? +7 की करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका इसमें, नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक एलिमेंट,
यानी कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक के तत्व में सबसे अधिक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, या पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे अधिक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वह आपका ऑस्नियम OS +8 की करता है। इससे ज़्यादा कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था तत्व प्रदर्शित नहीं करता है ना। तो +8 की ऑस्नियम करता है OS। अच्छा, कोई एलिमेंट ऐसे भी होता है जो +2 की करते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि +2 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें बहुत सारे हमारे जिंक है, कैडमियम है, कॉपर भी हो जाता है ना। तो ये +2 की करते हैं। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +3 की करते हैं, तो +3 वाले में हमारे स्कैंडियम है, ये ट्रियम है, ये +3 की करते हैं। और +1 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं आपके संक्रमण श्रेणी में, वो आपका सिल्वर और भी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आपका जो क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको बताया क्या होता है, वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो संक्रमण तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो अभी मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉनों का भी लॉस करते हैं और N-1 D इलेक्ट्रॉनों का भी लॉस करते हैं, तब जाके ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि NS और N-1 D दोनों सब सेल में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर है। अगला देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव लाइक लुईस बेस इन दियर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बिहेव लाइक लुईस एसिड इन दियर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, जैसे +2 की या +3 की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, जैसे +4, +5, +6 या +7 की ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है, उस ऑक्सीकरण अवस्था में ये किस तरह व्यवहार करते हैं, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो जो लुईस बेस हम किसको कहेंगे, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जब होते हैं वो, है ना, जैसे +2 की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस और कर लेंगे, +3 बना देंगे। जैसे मैग्नीज का है आपका, है ना, जैसे मैंने कहा मैग्नीज, ये आपका मैग्नीज Mn+2 है, ये इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, LOS लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और Mn+7 क्या कहलाएगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी HOS कहलाएगी। तो ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Mn+2 वाली, इसमें क्या करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, फिर 3 बन जाएगी +3 की, फिर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा +4 की, ऐसी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसी करते करते +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बन जाती है। इसका मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। दे हैव द टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उनकी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण वो किस तरह व्यवहार करते हैं, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह व्यवहार करेंगे, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। लुईस क्षार का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसका मतलब जो संक्रमण तत्व हैं वो अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस कारण से संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसी अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में करें तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करेंगे, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, लुईस अम्ल की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे। यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इस कारण से ये क्या हो जाते हैं, लुईस अम्ल बन जाते हैं। यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में लुईस बेस यानी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी ट्रांजिशन एलिमेंट उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर हो गया। तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा, है ना, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई डू दे सो, यानी वो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लुईस बेस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लुईस एसिड यानी अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसका आंसर आपका ये बनता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। क्यों, क्या क्या कहा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में उनकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लॉस करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण से लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण से वो क्या करेंगे, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। क्लियर है। तो ये इसका आंसर आपका बन जाता है। क्लियर है, यस। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसा आपका था, वाई MnO इज बेसिक एंड MnO2 एसिडिक इन नेचर, यानी जो MnO है मैग्नीज ऑक्साइड है, ये क्या है, ये इसका जो नेचर है वो बेसिक है यानी क्षारीय है, लेकिन MnO2 जो है वो अम्लीय नेचर का है। ऐसा क्यों है,
अब देखो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। अगर MnO में हम अगर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है +2। वहीं पर अगर आप MnO2 को देखें, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था आती है आपकी +4 की। अब देखो आप, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था मैंने अभी आपको बताया, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है मतलब ये बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, निम्न है, MnO में 2 है, तो इसका मतलब बेस होगा यानी क्षार होगा। MnO2 में देखो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, +4 की आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, है ना। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो आप बोलोगे कि यहाँ पर MnO में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 की है, दैट इज वाई इट इज़ शोइंग द बेसिक नेचर, मतलब यह क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। जबकि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +4 की है, इस कारण से यह अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। क्लियर है ना डियर? यस, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है आपका, व्हाई डू ट्रांसल एलिमेंट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यानी जो संक्रमण तत्व है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही दिखाते हैं, ऐसा क्यों? अब देखो बच्चों, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब जैसे मैंने कहा आपको Mn+7 चाहिए। अब Mn+7 ये कब होगा, इसका मतलब है ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगा Mn+7 की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एलिमेंट होगा, मतलब जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा वही तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति करेगा। तो इसके लिए उच्च ऋणात्मक तत्व चाहिए। उच्च ऋणात्मक तत्व आपके कौन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है ना। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो हैं आपके, ये उच्च ऋणात्मक तत्व हैं, इस कारण से ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व से ही संयोग करते हैं। इस कारण से जो संक्रमण तत्व है ये अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसके साथ दिखाते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं, जैसे MnO बनेगा, या कुछ और, है ना, या तो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को, या अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ये फ्लोरीन के साथ दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा, संक्रमण तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वह उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व में तत्व ही क्या करेंगे, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब अगला इसमें हम जो करेक्टरिस्टिक इसका पढ़ेंगे DMF ब्लॉक में, होता है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो चुंबकत्व देखो आपका दो प्रकार का होता है मैग्नेटिज्म, एक तो होता है पैरामैग्नेटिज्म एंड अदर वन इज द डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब अनुचुंबकीय और डायमैग्नेटिज्म का मतलब प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय मीन्स दैट अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर यानी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे, जैसे लोहा एक्सेट्रा जो भी है ना, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे तो उनको हम अनुचुंबकीय बोलेंगे यानी पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय गुण वाले होंगे। क्लियर है ना। अच्छा, तो अब इसमें आपको बताऊंगा मैं कि जो पैरामैग्नेटिक कब शो करेंगे, डायमैग्नेटिक नेचर कब शो करेंगे, यानी अनुचुंबकीय नेचर कब शो करेंगे, अनुचुंबकीय प्रकृति कब करेंगे, जब इनके दैट हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिन तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होंगे। दैट डू नॉट हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होंगे। तो कौन होंगे, जो जिनके पास अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं आपको मैंगनीज का बताऊँ, जैसे मैंगनीज का हमने करा था, मैंगनीज का हमने जो इलेक्ट्रॉन में लास्ट में क्या आया था हमारा 3d5 एंड 4s2 आया था। तो यहाँ पर देखो अयुग्मित डी में आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए। डी में वैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें केवल 5 है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 10 होने चाहिए, दो सब में होने चाहिए थे, है ना। तो इसमें इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के पास क्या आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण से क्या होगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, है ना। ऐसे ही डायमैग्नेटिक का मतलब जैसे आप जिंक को ले लो, जिंक का ले लो, जिंक का अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो आपका आता है 4s2 और 3d10। अब देखो यहाँ पर डी में पूरे हैं, डी में पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब जिंक जो होगा क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा। क्लियर है ना, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है, यस। तो
जैसे क्वेश्चन आपका आता है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक नेचर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ज़्यादातर आपके संक्रमण तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक्सेप्टिंग जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, तो ये 3 तत्व हैं आपके जो हैं, जिंक हो गया, मरकरी हो गया एंड कैडमियम हो गया, ये तत्व जो हैं चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का, मतलब चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। तो चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर होता है √n × n+2। इस सूत्र से हम चुंबकीय आघूर्ण को निकालते हैं, जहाँ पर जो n है वो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो है आपका ये n। ठीक है ना। तो सपोज ये 2 तत्व है मेरे पास, स्कैंडियम एंड Mn, इनकी मुझे चुंबकीय आघूर्ण निकालना। तो पहले हम स्कैंडियम का निकालते हैं। तो स्कैंडियम के पास पहले हम चेक करेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या होता है, 3d1 and 4s2। तो डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1। तो इसका मतलब n कितना हो गया आपका, 1। तो आप म्यू निकाल सकते हैं, ये n आपका 1 आ गया ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू इज इक्वल टू n × n+2 है, तो लिखो इसको म्यू इज इक्वल टू √n, n आपका 1 रखेंगे, 1 × 1+2, तो आपका हो जाएगा 2 + 1 3 √3, है ना। इसका मतलब जो वैल्यू लगभग कितने की होती है, 1.7 या 1.8 के इक्वल हो जाती है। तो ये आपका चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। ऐसी मैग्नीज का भी निकाल सकते हैं। मैग्नीज में क्या होता है, जैसे 3d5 and 4s2 होता है लास्ट में, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह 5 लग देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 5 × 5+2 यानी 7 √35 आ जाएगा आपका। √35 की वैल्यू कितने की होती है आपके, लगभग 5.8 की लगभग हो जाएगी, है ना। तो ये आपका चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से हम निकालेंगे। किस में निकालेंगे बताओ, ये हमारा नेचर किसके लिए होगा, डाईमैग्नेटिक, जो हमने अभी बात करी है ना, यानी चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से हम निकालेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का DNA ब्लॉक का लेक्चर। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद अगर आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें उसमें, कमेंट बॉक्स में, है ना। थैंक यू।